Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 3rd July, so let's get started. कल हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था ड्यू टू माय इल हेल्थ, बट आई विल मेक श्योर कि हम लोग कुछ मिस नहीं करेंगे. एनीवे, सो जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हुई हैं और इन पे मैंने आपसे लगभग सभी एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन कर लिया था. इसके अलावा बार बार जो इंडो पैसिफिक की बात हो रही है ना, तो आज ही डिस्कशन में लास्ट में हम लोग अब बात करेंगे कि यूएसए वापस से अपनी उस G2 पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. ये G2 ना अभी की नहीं है. ओबामा का भी जो इनिशियल टेन्योर था उसमें उसने भी यही कोशिश की थी कि शायद चाइना एक रियलिटी है, कि वो वर्ल्ड पावर है, आज यूएसएसआर को रिप्लेस कर चुका है, रशिया से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो है जो सेकंड ब्लॉक को इनडायरेक्टली सही बट जो फिर से एक वर्ल्ड में डिवीजन देखने को मिल रहा है हमें, सेकंड ब्लॉक को लीड चाइना ही कर रहा है. तो G2 एक्चुअली वॉज द कंसेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ ओबामा. इसी को ट्रम्प फॉलो कर रहा है और उसने इंडो पैसिफिक में से अपना जो इंडो पैसिफिक कमांड था उसमें से क्या किया, उसने इंडो वर्ड ड्रॉप कर दिया. ओके, सो ये तो इंडिया से भी वो परेशान था इस बात से कि इंडिया क्वाड को सीरियसली क्यों नहीं लेता है. हम नहीं लेते थे क्योंकि हमारे कुछ रीजंस थे, बिकॉज वी आर हैविंग लैंड बॉर्डर विद चाइना. तो हम इंडो पैसिफिक में उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे कि चाइना एंटेगनाइज होकर फिर हमारी बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे. लेकिन अब क्योंकि ये निकल ही गया है यहाँ से, तो आपको एक टर्म याद होगा जो मोदी जी ने यूज़ किया था, जय, दैट इज़ जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया. तो अब टाइम है कि इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइव किया जाए. लेकिन यहाँ पर हम पूरा पूरा तो छोड़िए, कम से कम ध्यान हम स्ट्रैटेजिक चीज़ों पे बात करें. स्ट्रैटेजिक से मेरा मतलब डिफेंस से रिलेटेड है, ओके, मैरीटाइम एंड ऑल दोज थिंग्स, और ज़्यादा फोकस करें ऐसे एरियाज़ के कॉपरेशन पर जो तीनों को हेल्प कर सकता है. तो इस पे मैं बात आपको इंडियन एक्सप्रेस में करूँगा. बट फिलहाल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वही सब बातें की है इन्होंने जो मोस्टली बोल बच्चन है. जॉइंटली डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट वुड हेल्प इन मेंटेनिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल पीस. ओके, तो हम बात वहीं आ जाते हैं वापस से कि हमें को प्रोडक्शन करना है, ओके, डिफेंस इक्विपमेंट्स का और मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने में जो चीज़ें हो सकती हैं. ए फ्री प्रॉस्पेरस एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक इज़ अ शेयर प्रायोरिटी. तो ये डायलॉग हम लोग हमेशा मारते हैं जब भी इंडो पैसिफिक की बात आती है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्रीमेंट भी साइन करा है. जो नेवल शिप के ऊपर रेडियो एंटीना लगा होता है ना, उसका हम को डेवलपमेंट करेंगे, नेवल रेडियो एंटीना. ओके, तो इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जापान क्या है, डिफेंस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है. जब इस टाइप की चीज़ें प्रोडक्शन पे बात आती है तो रशिया की तरह वो इतना एग्रेसिवली नहीं परस्यू करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी से अब आगे बढ़ रहा है. वो अपने यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है ताकि वो अपनी खुद की एटलीस्ट सिक्योरिटी इंश्योर कर सके एंड यूएस पर पूरी तरीके से रिलाय ना रहे, जबकि चाइना उसका एक परमानेंट थ्रेट है सिंस वर्ल्ड वॉर. जापान इज़ ऑन ट्रैक टू इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन अक्रॉस स्टेट्स. अब ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सभी स्टेट से मिला के 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे ओवर सेवरल ईयर्स. तो देखते हैं जो भी होगा. बट ओवरऑल कुछ ऐसी ज़्यादा काम की चीज़ें निकल के नहीं आई हैं. वही बातें हैं, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन. बाकी मैंने आपसे जापान इंडिया के रिलेशनशिप पे एक बार बात कर ली थी. एनीवे, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में. सबसे ज़्यादा अगर एआई के यूज़ के अगेंस्ट कोई ऑर्गन है इस वक्त हमारी कंट्री में तो वो है जुडिशरी. और उसने यहाँ पे किया क्या है कि एनसीएलटी का एक ऑर्डर था जिसमें उसने एआई पे बेस्ड डिसीजन दिया था. उसने क्या किया था, पूरा का पूरा जो केस था वो एआई को बताया कि अगर इस तरह का केस आया है तो आप क्या जजमेंट दोगे, क्या रीजंस दोगे एंड सो ऑन. तो एआई ने यहाँ पर प्रॉपर इस केस को हैंडल किया और यही एनसीएलटी ने यूज़ कर लिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को बिल्कुल कैंसिल कर दिया. उसने कहा नो, विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट ये सब चीज़ें नहीं हो सकती और ये रिस्की भी है काफ़ी ज़्यादा. ओके, सो एनसीएलटी आफ्टर फाइंडिंग दैट इट रिलाइड ऑन फिक्शियस एआई जनरेटेड केस लॉ. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया और उसने क्या कहा है, ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच टूवर्ड्स द रिलायंस ऑन एआई जनरेटेड प्रेसिडेंट्स विदाउट इनपुट वेरिफिकेशन एज इट्स कंटेमिनेंट्स. ओके, दैट मीन्स एक प्रॉपर ह्यूमन ओवरसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इफ़ देयर इज़ इवन एन आयोटा ऑफ फेक और हेल्यूसिनेटेड मटेरियल
दिस वुड वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ एडजुडिकेशन। अब मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रहा हूँ वो याद रखिए, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा एंड यू विल सी कि हम इन्हीं पॉइंट से कैसे अपना आंसर बना सकते हैं। ओके, हेल्यूसिनेटेड मटेरियल क्या होता है, मतलब कि हमने एक फिक्शियस केस दिया था उसको और उस पर बेस्ड उसको जो ठीक लगा उसने एक जजमेंट या रीजंस दिए अपने। ओके, लेकिन खुद एआई कहता है दैट आई एम प्रोन टू एरर। ठीक है, आप जेमिनी पे देख लीजिए, आई एम प्रोन टू एरर। So, even an iota of fake or hallucinated material enters the decision making process, it would violate the sanctity of adjudication, right? तो पहला यहाँ पे कीवर्ड ध्यान रखिएगा, अबाउट दिस सैंक्टिटी ऑफ एडजुडिकेशन। मैं अभी आपको एक आंसर भी करके दिखाऊंगा। देन दिस सबवर्ट द रूल ऑफ लॉ। There should be a meaningful human oversight and it must remain integral to every stage of adjudicatory process. अब यहाँ पे इसने इसको कंपेयर भी किया है, जैसा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी कि जब तक गैस पूरी तरह लीक नहीं हो गई और लोग मरना शुरू नहीं हो गए तब तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ पे गैस लीक हुआ है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ फेक नॉन एग्जिस्टेंट एंड हेल्यूसिनेटेड मटेरियल एंड इट्स यूटिलाइजेशन एज प्रेसिडेंट्स इन लॉ is like a release of methyl isocyanate in the province of law and justice, invisible, insidious and catastrophic। इस वर्ड को आप याद रखिए कि एआई का जस्टिस में आना इज जस्ट लाइक द मिथाइल आइसोसाइनेट केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी विच इज़ इनविजिबल, इंसिडियस एंड कैटास्ट्रॉफिक। अभी 5 मिनट दीजिए मुझे, आपको ये सारा इशू समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो बार और बेंच इन दोनों ने कहा भी है देयर शुड बी ए डीपर कोलैबोरेशन, कि हम लोग कोलैबोरेट करके कुछ नॉर्म्स बनाए टू एड्रेस दिस इशू ऑफ एआई जनरेटेड प्रेसिडेंट्स। क्योंकि ये तो सच है कि हम एआई वगैरह को यूज़ करना है एफिशिएंसी के लिए, लेकिन बिना ह्यूमन ओवरसाइट की यूज़ करना इसके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। ओके, और यहाँ पे बेंच ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत भी की है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर यूज़ ऑफ एआई इन कोर्ट्स 2016 की कुछ गाइडलाइंस बनाकर। ओके, अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज पे, लेकिन इन्होंने कुछ बातें की है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि अगर इस पे कुछ अगर कीवर्ड्स हम देखें, पहला सैंक्टिटी ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी फेक या हेलुसिनेटेड मटेरियल आता है तो ये जुडिशरी की सैंक्टिटी को वायलेट करता है। यहाँ पे कहा गया कि ह्यूमन ओवरसाइट ज़रूरी है, तो दैट मीन्स एक केस बनता है ह्यूमन ओवरसाइट वर्सेस एफिशिएंसी का। हम एफिशिएंसी पे ध्यान दें या ह्यूमन ओवरसाइट ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर ह्यूमन ओवरसाइट यानी कि आप हर एक चीज़ को बार बार रिव्यू करोगे तो फिर वो सेंस ही नहीं बनता है, फिर तो आप ह्यूमंस की तरह पूरा काम कर रहे हो तो फिर टाइम तो उतना ही ज़्यादा लग गया। तो हम जो एफिशिएंसी कर लाना चाह रहे थे टाइम बचाने में वो तो हो नहीं पाई, और फिर ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाए हैं हम और कुछ नॉर्म्स फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। दैट मीन्स एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ओके, अब अगर आपसे सीधे क्वेश्चन आता है विद रिगार्डिंग कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम लोग यहाँ पर एक मॉक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको देखिए। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। While artificial intelligence holds the potential to significantly reduce the pendency of cases, right? ये खुद ही पोटेंशियल बता रहा है कि पेंडेंसी को रिड्यूस करने में एआई हमारी मदद कर सकता है और जुडिशियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, राइट? लेकिन इसका अनरेगुलेटेड इन्फिल्ट्रेशन, its unregulated infiltration threatens the very sanctity of adjudication. So, in light of this judicial pronouncement, critically analyze the opportunities and ethical challenges associated with integrating AI into the Indian judiciary and also suggest the institutional measures required to balance technological efficiency with judicial integrity. Okay. तो देखिए, अगर आपको इंट्रोडक्शन ही शुरू करना होगा तो वो तो इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि यहाँ तक तो उन्होंने आपको स्टेटमेंट ही दिया है, फिर पूछा गया है इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। सो आपका इंट्रोडक्शन भी इसी तरीके से शुरू होना चाहिए कि दैट दो एआई इज़ इंडिस्पेंसिबल, राइट? दो एआई इज़ इंडिस्पेंसिबल,
but its integration must be guarded by strict human oversight to prevent the subversion of law. जैसा कि हमने ऊपर पॉइंट्स देखे थे, that it must be guarded by strict human oversight to prevent subversion of law. राइट उसके बाद आप यही कनेक्टिंग लिंक यूज़ कीजिए जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इन recent landmark Supreme Court ruling, the court set aside an NCLT order for relying on AI crafted case law. ओके तो वो बनेगा आपका इंट्रोडक्शन और ये बनेगा आपका कनेक्टिंग लिंक. उसके बाद अब आइए कि आखिर क्या क्यों नीड है हमें AI की जुडिशरी में. देखिए 3 सिंपल पॉइंट्स पे फोकस कीजिए. हमारी जुडिशरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेंडेंसी ऑफ केसेस, राइट. तो फर्स्ट इज इट विल हेल्प अस इन एड्रेसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस. करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारे यहाँ पे इस वक्त, राइट. तो यहाँ पे एआई कैसे मदद कर सकता है हमारी? फर्स्ट इज इट कैन एक्सपेडिट लीगल रिसर्च, राइट. डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन, ये सब चीज़ें मैन्युअली की जाती हैं अभी, ठीक है. एंड केस शेड्यूलिंग, वो ऐसे केस को पहले शेड्यूल कर सकता है जो उसको लगता है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये 1 या 2 हियरिंग में डिस्पोज किए जा सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट इज इट कैन हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस. उसके बाद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है. जो चीज़ें मैन्युअली की जा रही हैं, राइट, तो जितने भी मुंडेन टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनको ये ऑटोमेट कर सकता है और जजेस के पास ज़्यादा टाइम रह जाएगा उसके बाद फॉर सब्सटेंटिव एडजुडिकेशन, ताकि वो रूटीन चीज़ों पर टाइम कम दें और जो केस में को सॉल्व करने में, डिसीजन तक पहुंचने में जो टाइम लगना है वो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें. एंड थर्ड इज़ एक और जो कोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इट कैन रिमूव द लैंग्वेज बैरियर. इसको ये ओवरकम कर सकता है क्योंकि कई बार तमिलनाडु का जज जा रहा है मणिपुर में, मणिपुर का जा रहा है आपका मध्य प्रदेश में, तो लैंग्वेज का एक बैरियर आता है. और इसके लिए सरकार ने लॉन्च भी किया था, मतलब जुडिशरी ने किया था, AI ड्रिवन ट्रांसलेशन टूल्स लाइक सुवास, राइट. ये ट्रांसलेट कर देता है जजमेंट्स को इन रीजनल लैंग्वेजेस ताकि जो एक्सेस टू जस्टिस है इट कैन बी मोर ब्रॉड बेस्ड, राइट. तो बस ये 3 कैटेगरी में अपने 6 पॉइंट्स को समराइज़ किया. इस वजह से हमें इसकी नीड है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी निकल के आते हैं और चैलेंजेस वही हैं जो हमने ऊपर देखे अभी इस आर्टिकल में. फर्स्ट चैलेंजेस AI हेलुसिनेशन एंड फैब्रिकेटेड प्रेसिडेंट्स. क्योंकि ऊपर उस NCLT वाले केस में वो जो जजमेंट तक पहुंचा वो कैसे पहुंचा? क्योंकि उसको बस एक केस दे दिया गया और उसने पुराने केसेस को रेफरेंस करते हुए, जो भी अलग अलग केस रहे होंगे उसको रेफ़र करते हुए उसने इस नए केस में अपना बता दिया कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए. यानी कि वो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट टाइप के प्रेसिडेंट्स को यूज़ कर रहा है, ओके. क्योंकि ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिन पुराने केस को वो रेफरेंस कर रहा है. सब कुछ एकदम फिक्शनल बेस पे उसने जजमेंट को दे दिया. और यहाँ पे आप वो कोट कर दीजिएगा जो हमने ऊपर जो लाइन देखी थी, दैट सुप्रीम कोर्ट वार्न्ड दैट दिस एक्ट, ये जो किया है इन्होंने, दिस एक्ट इज लाइक एन इनविजिबल, इंसीडियस एंड कैटेस्ट्रॉफिक पॉइजन, okay, that compromise judicial integrity before even it is noticed. Okay, so this is first challenge, AI hallucination and fabricated precedents, क्योंकि ऐसे कोई precedent exist ही नहीं करते in real judiciary. Second is contamination of judiciary lifeblood. ये भी हमने उसी आर्टिकल से लिया, उसका थोड़ा सा पार्ट
10 नंबर के पेज पर भी है, मैं उसमें भी आपसे बात करूँगा, उस पर पहुँचेंगे जब हम। ओके, सो यहाँ पे जो एआई जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो रिलाय कर रहा है ऑन एन अनवेरीफाइड हेल्यूसिनेटेड प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन इसके थ्रू वो डिटर्मिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो डिटर्मिन कर रहा है द एक्चुअल लॉ। ओके, सो ये इस तरीके के हेल्यूसिनेटेड प्रेसिडेंट्स पर रिलाय करके वो जो रियल लॉ है उसको ठीक से नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है एक्चुअली में। एंड थर्ड वन इज जो इजी वाले हम लोग पहले से यूज़ करते हैं अपने, एल्गोरिथमिक बायस। ठीक है, क्योंकि ये जो मशीन मॉडल्स होते हैं दे आर ट्रेंड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ओके, जो हो सकता है कि उसमें कुछ सिस्टमेटिक बायस रहा हो, तो यहाँ पर कुछ अनफेयर एल्गोरिथमिक प्रोफाइलिंग वो यूज़ कर सकता है इन क्रिमिनल जस्टिस और बेल मैटर। तो एल्गोरिथमिक बायस तो हमेशा रहेगा। हम जिस तरह के डेटा पर किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं वो उसी तरह की आउटपुट देगा। फोर्थ इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर ह्यूमन से एरर हो जाए तो हम उसको अकाउंटेबल ठहरा भी सकते हैं कि आपने ये गलत जजमेंट दिया था या इस तरह की कुछ भी, लेकिन अगर आपकी जो जजमेंट हो पूरी तरीके से एआई के ही आउटपुट पर रिलाय करेगी तो वो फिर फ्लॉ भी हो सकती है, राइट। तो वो फिर काफ़ी एम्बिगुअस हो सकता है एंड इट कैन एक्चुअली थ्रेटन द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो यहाँ पे हमने बस इस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा जान लिया कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं इसमें। और अगर हम ओवरऑल अब इसमें करेक्शन की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट इज मैंडेटरी ह्यूमन ओवरसाइट, राइट। बिल्कुल ह्यूमन वेरिफिकेशन कंपलसरी होना चाहिए एट एवरी स्टेज ऑफ लीगल रिसर्च एज वेल एज ड्राफ्टिंग, राइट। सेकंड इज एक रोबस्ट फ्रेमवर्क जो कि कोर्ट ने ड्राफ्ट अभी लेकर भी आया है। देयर शुड बी ए रोबस्ट फ्रेमवर्क, और इसमें आप कोट कर सकते हैं ये जो अभी ड्राफ्ट यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोड्स 2026 के जो रूल्स लेकर आए हैं ये लोग। ओके, एंड थर्ड वन इज़ जो हमने शुरू में भी देखा आर्टिकल में कि बार और बेंच के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स बिल्ड होने चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं जुडिशियल ऑफिसर्स उनकी डिजिटल लिटरेसी पे वर्क करना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से एआई पर रिलाय ना करें किसी भी तरह के डिसीजन के लिए या इवन फ्रेमिंग के लिए भी, किसी भी तरह का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी नहीं। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए एकदम, जो ऊपर भी यूज़ हुआ था आर्टिकल में। देयर शुड बी अ ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच टू अनवेरीफाइड एआई सिटेशन। ओके, सो आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको दैट टेक्नोलॉजी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम तो करती है लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कंसाइंस एंड क्रिटिकल जुडिशियल एप्लीकेशन। सो जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए एआई अडॉप्शन का, इट शुड बी टू एड जस्टिस नॉट टू कॉम्प्रोमाइज इट्स फाउंडेशनल ट्रुथ। ओके, सो अगर कुछ सेफगार्ड्स की बात की जाए तो देयर शुड बी अ मैंडेटरी ओवरसाइट, देयर शुड बी अ रोबस्ट फ्रेमवर्क जैसे ये ड्राफ्ट रूल्स लेके आए। और थर्ड इज बार और बेंच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, दैट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्म्स होने चाहिए, डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव की जाए इन ऑफिसर्स की ताकि वो एक ह्यूमन ओवरसाइट रख सकें इन पे, और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए फॉर अनवेरीफाइड एआई सिटेशंस। ओके, यहाँ पर हमने कुछ चैलेंजेस देखे कि एआई हेलुसिनेशन एंड फैब्रिकेटेड प्रेसिडेंट्स वो उन पे रिलाई कर रहा है जो एक्चुअली में है ही नहीं, राइट। एल्गोरिथमिक बायस हो सकती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे। एंड ज़रूरत हमने देखी यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस को एक्सपेडिट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, और जो लैंग्वेज बैरियर है उसको भी ओवरकम कर सकता है। ओके, इसकी कुछ चीज़ें पेज नंबर 14 और पेज नंबर 10 पर भी है, तो हम उस पर चल ही रहते हैं पहले हम उसके बारे में, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट है वो भी आपको एक बार पता होना चाहिए। कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग टू दैट बिकॉज वो भी ज़रूरी है।
राइट यहाँ पे जो ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आए हैं ना, उसमें उन्होंने कहा है दैट इट शुड फंक्शन ओनली इन एन असिस्टिव कैपेसिटी एंड कैन नॉट सब प्लांट द रोल ऑफ जजेस, राइट। तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन में उन्होंने ये इस तरीके के सेफ गार्ड्स यूज़ करें। एंड दे ऑल्सो रिक्वायर द डिस्क्लोजर ऑफ AI असिस्टेड फाइलिंग। अगर आप केस फाइल करने के लिए AI का असिस्टेंस यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड क्लियरली डिस्क्लोज इट, ओके, ताकि उसको और केयरफुली ह्यूमन ओवरसाइट की जा सके उस पर। एंड थर्ड वन इज प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ AI इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो ड्राफ्ट से ये 3 पॉइंट्स आप अपने पास नोटिस कर लीजिए, यही हमारे फर्दर स्टेप्स भी बनेगा आंसर राइटिंग में, ओके। अब यहाँ पर अब हम इस पेज पर आए हैं तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अब इवन जजेस भी सेफ नहीं हैं। ये जो आप हेट्रेड का आपने प्रोपेगेंडा चलाया ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अब जरा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक जज हैं तबस्सुम खान, इन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ काउ विजिलेंट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई थी क्योंकि इन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को मार दिया था, अगेन वही काऊ के नाम पे या बीफ के नाम पे। तो यहाँ पर इस जज को ही ऑनलाइन अब्यूज़ एंड थ्रेट्स आ रहे हैं। और ये यहाँ तो सिर्फ अभी थ्रेट आ रहा है, लेकिन एक और केस में एक जज थे उत्तम आनंद, इनको तो ट्रक से कुचल दिया गया झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी बेल पेटिशन ऑफ सम गैंगस्टर्स। तो बात अब सीधी सी आ गई है कि इवन जजेस भी यहाँ पर सेफ हैं या नहीं, ओके। तो रूल ऑफ लॉ फिर हमारा कहाँ जा रहा है? देन देर इज नीड फॉर ए स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट द कोर्ट प्रेमाइसेस एंड पर्सन्स रिलेटेड टू जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अब क्या हुआ था हमारे यहाँ, एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको जूता मारा था एक वकील ने, राइट। और उसके बाद मीडिया जा जाके उस वकील का इंटरव्यू ले रहा है। जिस आदमी को सज़ा हो जानी चाहिए थी उसका उल्टा इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तो आपने जो हेट्रेड का प्रोपेगेंडा चलाया था वो आपको पूरी तरीके से असर दिखा रहा है अब। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन हैज़ इशूड ए स्टेटमेंट अनइक्विवोकली कंडेमनिंग द थ्रेट्स एंड टारगेटेड सोशल मीडिया कैंपेन। अब यहाँ पे ना दोनों चीज़ें, थ्रेट तो अलग है, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू भी आपको जो टारगेट किया जाता है जजेस को किसी भी वजह से, जैसे ये काउ विजिलेंटिज्म का ही केस है, तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ सेफगार्ड्स लगाने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था कि जब एनवायरनमेंट बिगड़ता है तो फिर असर सब पे करेगा, कोई नहीं बचेगा। एनीवे, जी राम जी शेड्यूल स्कीम अब रोल आउट हो रही है, आंध्र प्रदेश के किसी विलेज में शुरुआत की है इन लोगों ने इसकी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट RTI रूल्स में कुछ चेंजेस लेके आई है। स्टेट लेवल का है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अन्ना ने धमकी दी कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, तो फिर सरकार ने अभी इसको होल्ड पे डाल दिया है। लेकिन जरा आप एक बात देखिए कि किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। RTI एप्लीकेशन फ़ी में 3 गुना का इंक्रीज़ किया गया, ओके। उसके बाद अगर आप अपील करते हो, वापस से उनके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं हो, तो अपील के दौरान आपको न्यू फ़ी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो फ्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इन लोगों ने उस पर भी कैप लगा दिया है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप फ्री में मांग सकते हो। कैप ऑन फ्री इन्फॉर्मेशन फॉर दोस्त लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ईच RTI एप्लीकेशन पर्टेन टू सिंगल सब्जेक्ट। एक एप्लीकेशन पे आप किसी एक ही चीज़ पर सवाल कर सकते हो और वो भी लिमिटेड होना चाहिए टू 150 वर्ड्स, ओके। देयर शुड बी मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एन एप्लीकेंट्स आइडेंटिटी, यानी एनोनिमसली अगर आप अपनी किसी ऐसे केस पे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो जिसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी। रिमूविंग एनोनिमिटी प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि विसल ब्लोअर में अगर आप ये कंपलसरी कर दोगे कि आपको पहले अपनी पहचान बनानी होगी, तो फिर वो सत्य प्रकाश दुबे जैसी हालत होगी। बारिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग हियरिंग्स, दैट मीन्स जब हियरिंग पे आप आओगे तो आप कोई वकील वगैरह अपने साथ नहीं ला सकते, आपको खुद ही आना होगा। परमिटिंग डिसमिसल ऑफ केसेस इफ एप्लीकेंट्स फेल टू अपीयर, और अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी वैसे डिसमिस कर दी जाएगी पिटीशन। क्लोजिंग केसेस अपॉन एन एप्लीकेंट्स डेथ, तो अब वो तो RTI वालों को आप एलिमिनेट कर दो, और वैसे भी हमारे देश में बहुत से RTI एक्टिविस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं इन चीज़ों में, तो उनकी डेथ के बाद तुरंत क्लोज कर दी जाएंगी। तो ये जो चेंजेस सरकार कर रही है ये बताती है कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया जा रहा है रादर दैन उसको कंट्रोल करने के, ओके। सो ये आपके काम का नहीं है, मैंने बस आपको बताने के लिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली चारों तरफ।
अब ये भी आर्टिकल आपके काम का नहीं है, बट यहाँ पे भी आपको इलेक्शन कमीशन की बायसनेस देखने को मिलेगी। ये वो इंसान है जिन्होंने मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जैसे हैवी वेट बीजेपी लीडर को हराया था। उसके बाद किसी वजह से इनकी मेंबरशिप चली गई। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट्स होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर कुछ सज़ा सुनाई। इसके बाद इन्होंने चैलेंज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, और अब वो हियरिंग अभी हुई भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम नए बाई इलेक्शन कराएंगे। जबकि पहले का जो एक केस था इसी तरीके का, जब बीजेपी के एक विधायक के रिस्पेक्ट में आया था, तो बाई इलेक्शन होने थे नवंबर 2024 में, लेकिन क्योंकि उनकी अपील पेंडिंग थी वहाँ पर, ओके, अपील पेंडिंग थी, तो फिर इन लोगों ने वो इलेक्शन नहीं करवाए फरवरी 25 तक। यानी कि उस केस में सेम केस है, लेकिन वहाँ पे आपने बाय इलेक्शंस को डेफर किया कि पहले वो पूरा केस डिस्पोज हो जाने दो, ओके, हाई कोर्ट से। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया कि हाई कोर्ट में अभी अपील पेंडिंग है और आपने अनाउंस कर दिए बाय इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पे सवाल बार बार उठ रहे हैं और उसकी खुद की हरकतों की वजह से उठ रहे हैं। यहाँ पे अडानी का ये जो विजिंजम पोर्ट है, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी, इस पर शॉर्ट नोट दिया था। और इस प्रोजेक्ट की जब डील हुई थी केरल सेंट्रल गवर्नमेंट और अडानी के बीच में, तब इसमें कुछ नॉर्म्स थे दैट अडानी ग्रुप इसको बनाएगा, इसको ऑपरेट करेगा, और उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का ऑपरेशन कर लिया आपने, उसके बाद आप चाहो तो अपनी शेयर होल्डिंग 26% पे ला सकते हो और बाकी का आप किसी और कंपनी को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द कार्गो, तो यहाँ पर वो इसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं 49% स्टेक, जबकि वो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ मिनिमम 26% रखना है, और ये सब पहले ही डिसाइड हो चुका था डील में। The agreement contains a provision allowing the company to disinvest up to 74% of the stake 1 year after commissioning of the port। तो अब 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है पोर्ट को हैंडल करते हुए, तो अडानी ग्रुप चाहे तो अपनी इतनी शेयर होल्डिंग दे सकता है। ओके, तो केरल गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें हमारे इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करके चलिएगा, वो हमारे काम का नहीं है, बस मैंने आपको बताया है कि ये प्रोविज़न पहले से था। ओके, ये हमारे काम का एग्जाम में विक्रम 1 इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। अब एक बात बताओ कि इसको हम लोग कोट करते हैं बार बार अपने आंसर में कि हम प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में ला रहे हैं, तो स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी थी, इसने पहले लॉन्च किया था एक विक्रम-S नाम से रॉकेट, ठीक है। ये पहला रॉकेट बना था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो स्पेस में गया था। तो फिर ये यहाँ पे फिर से फर्स्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अब ये ऑर्बिटल जाएगा, जबकि वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। ओके, जो विक्रम-S था विच वॉज द फर्स्ट रॉकेट बाय अ प्राइवेट कंपनी, विक्रम-S वॉज अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट, लेकिन अब जो विक्रम-1 होगा इट विल बी ऑर्बिटल फ्लाइट। ओके, सो ये फ़र्क याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। ओके, कौन ने बनाया है? स्काईरूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड है, नाम होगा रॉकेट का विक्रम-1, और इसका मिशन का नाम रखेंगे लोग मिशन आगमन। ये इसका सेकंड मिशन होगा इस कंपनी का। पहला जो मिशन था इट वाज अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट ऑफ विक्रम-S, जो कि फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट था और ये 22 में लॉन्च हुई थी। ओके, सो विक्रम-S और विक्रम-1 इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और स्काई रूट ये प्राइवेट एंटरप्राइज है जो पहली बार इसमें स्टेप इन कर रहा है, तो ये हम लोग अपने आंसर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ओके, एज अ फॉर्डर मटेरियल। अब एक बात बताओ कि कोई चीज़ अगर 500 रुपये की है और अचानक से वो 1000 रुपये की हो जाए महंगाई की वजह से, अब उस पर सपोज़ कर लीजिए 18% GST लगता है, तो मुझे यहाँ पे सरकार को मिल गया 180 रुपीज़। अगर ये चीज़ के प्राइस नहीं बढ़े होते तो मुझे मिलता 90 रुपीज़ GST में। तो क्या मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए कि देखो हमारी इकॉनमी तो बूम मार रही है, GST का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है? आई मीन सीरियसली। ओके, सो गवर्नमेंट इसी को ढिंडोरा पीटती रहती है कि देखिए GST कलेक्शन तो बढ़ रहा है, तो वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ जाएगा। 500 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये कर दीजिए और 18% GST फॉर एग्जांपल हम मान लें, तो GST कलेक्शन तो आपका वैसे ही बढ़ता दिखेगा। तो ये सब आपका जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है ना, जो आपकी चीज़ें महंगी हुई है इम्पोर्ट की वजह से, उस वजह से आपका GST कलेक्शन बढ़ रहा है। बट सरकार इसको इस तरीके से प्रेजेंट करती है जैसे कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है एंड हमने कुछ अचीव कर लिया हो। ओके, एनीवे, चलिए, आपने 2 लड़कों का नाम सुना होगा, एक था वो उमर खालिद और एक था शर्जील इमाम। आई थिंक दोनों ही JNU के थे या एक JNU का था। इन सब का नाम आया दिल्ली राइट्स में।
करीब 5 साल हो चुके हैं उन राइट्स को। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी राइड में दूसरे लोग जो इन्वॉल्व थे विथ सेम काइंड ऑफ एलिगेशंस एक्यूजेशन, उनको बेल दी जा चुकी है, लेकिन इन दोनों की कोई ट्रायल ही शुरू नहीं हो रही है। गिल्टी और नॉट गिल्टी दैट इज सेकंड थिंग, ओके, वो तो ट्रायल होगी तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर 5 साल से इनकी ट्रायल ही नहीं की जा रही है। सो ये एक परफेक्ट केस बनता है कि जहाँ पर प्रोसेस ही आपका पनिशमेंट बन जाता है। आपको सज़ा देनी है 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, जितनी देनी है दे लो, लेकिन आपने तो ट्रायल शुरू ही नहीं की है, यहाँ पर प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जा रहा है। इनकी बेल के लिए एप्लीकेशन लेते हुए जाते हैं, ये हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाते हैं, सब जगह से हो जाते हैं। ट्रायल कोर्ट ने इनकी ट्रायल कभी की नहीं, यहाँ के जज ने भी कुछ नहीं किया। अब ये केस वापस से ट्रायल कोर्ट में आ गया है। अब देखते हैं ट्रायल कोर्ट अब क्या करता है कि इनको बेल देनी है या नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन इनकी प्रॉपर ट्रायल ही शुरू नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे काम का सिर्फ ये है कि आखिर हम किस तरीके से इस चीज़ को सुधार सकें, क्योंकि ये सिर्फ अकेले नहीं है। इससे पहले भी एक इंसान को रिलीज़ किया गया 20 साल बाद, और क्या कह के रिलीज़ किया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, यानी 20 साल तक उसकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई बिना किसी ट्रायल के। ओके, तो व्हाट अबाउट दिस आर्टिकल 21 देन? ओके, क्योंकि आप इतना डिले कर देते हो यहाँ पर ट्रायल में कि इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21, आप उसको खुद ही वायलेट कर जाते हो। जुडिशरी जिसका काम है इसको प्रोटेक्ट करना, वो खुद ही इसको वायलेट कर जाता है। और ये मोस्टली होता है यूएपीए के केसेस में, क्योंकि अब ये तो हमें काफ़ी हद तक दिख ही रहा है कि इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मिसयूज़ हो रहा है। आप लाए थे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बना दिया है। 5 साल 6 साल अगर कोई बिना ट्रायल के ही उसमें गुजार रहा है, अपनी ज़िंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स वहाँ पे गुजार दिए उसने, तो आपके लीगल प्रोसेस पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप उसको गिल्टी भी प्रूफ नहीं कर पाए हो, बस आपने उसको ऐसे ही रखा जेल में विदाउट एनी ट्रायल। तो ये केस बनता है एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट का। राइट, तो यहाँ पे 2-3 सेफगार्ड्स लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, देयर शुड बी ए जुडिशियल क्लैरिटी बाय अ लार्जर बेंच। कि आपको एक डेफिनेट लॉ बनाने की ज़रूरत है इस रिस्पेक्ट में कि आखिर आप कब तक किसी ट्रायल को अवॉइड कर सकते हो। ओके, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है किसी की ट्रायल में, देन देयर शुड बी एन प्रोविज़न फॉर ऑटोमेटिक स्टैट्यूटरी बेल। या तो आप प्रूफ कर लीजिए गिल्टी या नॉट गिल्टी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे किसी को अगर जेल में रखना है ना, तो जो प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो 100 से ज़्यादा लोगों को ले आता है कि ये सब गवाह हैं इस केस में, अब चलती रहेगी ट्रायल, सबकी गवाही होती रहेगी और ये केस इसी तरीके से खिंचता रहेगा और कभी उनको बेल मिल नहीं पाती। जबकि आपको पता है वो फेमस केस सोनम एंड राजा रघुवंशी, शी इज़ दैट गर्ल, शी इज़ आउट ऑन बेल। ओके, देन सेकेंड इज we need to ensure accountability in trials। अकाउंटेबिलिटी बिकॉज जो ट्रायल कोर्ट में जो जज होता है अल्टीमेटली तो वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, राइट, वही डिसाइड करता है कि ये केस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा या कितना स्लो आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें ऐसे केसेस जो किसी स्ट्रिंजेंट लॉ के अंडर में लाए गए हों, केसेस अंडर स्ट्रिंजेंट लॉ सच एज यूएपीए, ठीक है, ऐसे केस में वी शुड, या जज एटलीस्ट जो जज होगा ट्रायल कोर्ट का, ही शुड मेक श्योर दैट इट इज़ फास्ट ट्रैक्ड एंड कंप्लीटेड विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम। ये जिम्मेदारी बनती है ट्रायल कोर्ट के जज की। मैंने इस पर्टिकुलर केस का नाम इसलिए लिया क्योंकि इसमें बेल मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई नॉर्मल केस हो जैसे सोनम रघुवंशी वाला तो मिल भी जाती है, लेकिन इनमें बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर डालें और विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम इसमें प्रूफ कर दें कि या तो इंसान गिल्टी है या फिर ही इज़ नॉट गिल्टी।
Okay, and third one is there should be a strict interpretation of terrorism law, of terror laws. क्योंकि देखिए ये जुडिशरी की जिम्मेदारी बनती है दैट इट मस्ट, जुडिशरी मस्ट गार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ यूएपीए. ओके, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ इसलिए कि आपने सरकार के खिलाफ कैसे बोला तो वो कहीं पॉलिटिकल डिसेंट और एक्ट ऑफ टेररिज्म, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. ओके, तो ये सिर्फ जुडिशरी ही कर सकता है और ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो इस आर्टिकल में ये 3 बातों पे ध्यान दिया गया. फर्स्ट इज़ कि आप ट्रायल कोर्ट का जो जज है बस वो ट्रायल जानबूझकर बहुत स्लो कर रहा है या कर ही नहीं रहा है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 100-200 जाके गवाह ला दिए हैं कि सबकी सुनिए. ओके, तो इस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए पहले तो जुडिशियल, एक लार्जर जुडिशियल बेंच को क्लैरिटी देनी चाहिए कि इतने टाइम फ्रेम में आप ट्रायल शुरू कीजिए, नहीं तो फिर आप उसको स्टैट्यूटरी बेल दे दीजिए. सेकेंड इज कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस जज की भी, ट्रायल कोर्ट के इस जज की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई केस बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ के अंडर में आया है तो आप उसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड पे डालिए और कंप्लीट कीजिए विद इन रीजनेबल टाइम, क्योंकि इस एक्ट में बेल मिलना वैसे ही मुश्किल है काफ़ी. ओके, तो इसमें ट्रायल जल्द से जल्द कराना ज़रूरी है. एंड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेरर लॉ, तो ये जिम्मेदारी बनती है जुडिशरी की टू गार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ यूएपीए. ओके, सो ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा. मैं इस आर्टिकल में से जो काम की चीज़ें अपनी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं. ओके, चलिए, ये मंदसौर के कलेक्टर ने लिखा है अबाउट दिस एचपीवी वैक्सीन, लेकिन मुझे इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ करानी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मैंने ही पढ़ाई है इनफैक्ट पहले भी. देखिए, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सबसे बड़ा लीडिंग कॉज बनता है फॉर सर्वाइकल कैंसर, है ना. ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले. और ये सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला कैंसर है अमंग्स द फीमेल. फर्स्ट पे कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर. ये थोड़ी बहुत भी नहीं, वर्ल्ड के 25% जो केसेस आते हैं सर्वाइकल कैंसर के वो इंडिया के आते हैं. ओके, तो ये दिखाता है कि एचपीवी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. तो हमने यहाँ पर 2026 फरवरी इसको हमने यहाँ पे लॉन्च किया कि हम नेशन वाइड फ्री एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे और इसके अंडर में हम 14 ईयर्स तक की सभी गर्ल्स का वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे. लेकिन याद रखिएगा कि ये वॉलेंट्री होगा, ऐसा नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं कोई. हम इसमें कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाने की एंड ऑल दोज थिंग्स. और फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ दी जाती हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो आया था वो था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की इंडिजिनसली दवाई बनाई थी जिसका नाम था सर्वावैक. ओके, दिस इज़ फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन और ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन थी. ठीक है, पहले हम डबल डोज वाले यूज़ करते थे लेकिन ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई और ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 4 रिस्क स्ट्रेन ऑफ एचपीवी के कई स्ट्रेन होते हैं जिसमें से ये जो 4 इंपॉर्टेंट वन हैं दैट इज़ टाइप 6, 11, 16 एंड 18. इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेरावैक. ऑलराइट, देन इसके अलावा और जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो है कि यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया वॉलेंट्री है, कंसेंट लिया जाएगा यहाँ पे आपका. और जैसे हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था ना, ऐसे ही हमने यूविन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पर जो कि डिजिटली मैनेज करता है रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल और इवन उनकी ट्रैकिंग को भी. तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखिएगा. बाकी इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, वो मैडम अपना बता रही हैं कि हमने किस तरीके से ये चीज़ें अचीव की है. और उसमें सबसे ज़रूरी होता था कि यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती थी कि अगर लड़कियों को ये दवाई दी जाएगी तो आगे चल के उनकी फर्टिलिटी पे इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है. तो इन्होंने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, हॉक्स और मिथ को दूर किया पहले, तब जाके यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रही है अपनी डिस्ट्रिक्ट में इस काम को करने में. द एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन अफेक्टेड बाय सर्वाइकल कैंसर वर शेयर्ड टू क्रिएट इमोशनल रेजोनेंस एंड एनकरेज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. अब देखिए, ये जो इस तरह के पॉइंट्स हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह के चीज़ में कि अगर आपको लोगों ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है लेकिन ज़रूरी है, तो उसमें
उस चीज़ से अफेक्टेड जो लोग हो ना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करने से बेनिफिट होता है। ओके, जैसे अब आप माउथ कैंसर की बात कर रहे हो, अब लोगों को आप जितना भी बोल दो ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, लेकिन फिर भी खाएंगे। लेकिन आप उनके सामने दो चार ऐसे लोग खड़े कर दो जिनको माउथ कैंसर हुआ हो, उनकी हालत देखकर उसमें से शायद आधे लोगों को तो अकल आ जाएगी कि नहीं, मुझे छोड़ना पड़ेगा ये। ओके, ये मुझे आगे लाइफ में दिक्कत देगा। तो मुझे इनका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, दैट द एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन अफेक्टेड बाय सर्वाइकल कैंसर वर शेयर टू क्रिएट इमोशनल रेजोनेंस एंड एनकरेज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, बस एचपीवी के बारे में हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जान लिया, बस इतना ही पूछा जाएगा। और ये सर्वावैक, इसका ये न्यूज़ में रहा था पहले, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सरला भट्ट का जो केस था ना, ये कश्मीरी महिला जिसकी सबसे पहले हत्या की गई थी, शी वॉज अ नर्स। ओके, तो इसका वापस से केस ओपन किया गया था। यहाँ पे स्पेशल सेल बनाया गया था स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, और उसने यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल की, और इसमें ये जो नाम था इस आदमी का, यासीन का, इस पे ऑलरेडी पहले से ही कुछ केस हैं और ये सज़ा भी काट रहा है जेल में। अब अगर ये यहाँ से इस केस में गया तो फिर इसको शायद डेथ पेनल्टी मिल सकती है। करीब 60,000 पंडित्स रजिस्टर्ड दैमसेल्फ एज माइग्रेंट बाय 2014। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो मूवी में बिल्कुल नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदूज को नहीं मारा गया था, पंडित्स को नहीं मारा गया था। यस, दे वर द प्राइमरी टारगेट, लेकिन टारगेटेड किलिंग सबकी हुई थी, इवन मुस्लिम्स भी, और मोस्टली वो मुस्लिम जो एफिलिएटेड थे नेशनल कांग्रेस पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, उमर अब्दुल्ला वाली। ओके, अब ये यासिन मलिक जो है, ही वॉज द मेन कल्प्रिट, जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फेडरेशन बनाया था। ये तिहाड़ जेल में है अभी, एंड एनआईए ने इसके लिए डेथ पेनल्टी ही सॉर्ट की है। तो यहाँ पर ये जो केस आया है दोबारा, इसमें देखते हैं क्या निकल के आता है। बट ये जस्टिस बहुत ज़्यादा लेट हुई है, कि बहुत ज़्यादा। आप कहाँ 90 में हुआ था ये, और कहाँ अब जाके आप इस पर कोई चार्जशीट फाइल करो। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, चीफ यासिन मलिक, तो उस आदमी को वैसे ही मरना ही चाहिए था। ओके, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट लिंक किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ये सब? देखिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग ये जो सब करना चाह रहे हैं ना, जैसे जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई ट्रेनिंग मॉडल और ये सब चीज़ें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले इस चीज़ को बिल्ड करें। तो इसके लिए हम लोग एक सबमरीन केबल सिस्टम बना रहे हैं टू कनेक्ट इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। इसका नाम रखा गया है I2C। द केबल सिस्टम वुड लिंक इंडियाज़ ईस्ट कोस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एआई डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल वाइजैक, हैदराबाद। ओके, तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई एंड हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्लस्टर इन हैदराबाद, चेन्नई, डायरेक्टली टू सिंगापुर एंड मलेशियाज इमर्जिंग डेटा सेंटर कॉरिडोर। तो बस अगर इतना पूछा जाए एमसीक्यू में तो ठीक है, वरना और कहीं इसका यूज़ है नहीं आपको। ये सारी चीज़ें वही नॉर्मल है। इस बार रशिया ने अटैक किया है कीव पे, मिसाइल अटैक किया है काफ़ी हैवी। इधर जर्मनी ने एक इन्वेस्टिगेशन बताया है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम, जो गैस पाइपलाइन है जो रशिया की गैस को यूरोप तक ले जाती है, उस नॉर्ड स्ट्रीम पर अटैक करने वाला यूक्रेन था, ना कि रशिया था। 2022 में अटैक हुआ था। ईरान टेल टैंकर्स टू यूज़ दी अप्रूव्ड रूट्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि अभी भी पूरा का पूरा हॉर्मुज ओपन नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरिया से ही निकल सकते हैं। और पाकिस्तान के पीएम खुद जाएंगे ईरान टू अटेंड द खामेनीज फ्यूनरल, लेकिन हमारे मोदी जी नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे मिनिस्टर को भेज रहे हैं। स्पेस ऑन्कोलॉजी के बारे में जान लो कि कैंसर ट्रीटमेंट में ये कैसे हेल्प कर सकता है, ये आपको काम आएगा। चलो, स्पेस ऑन्कोलॉजी से मतलब क्या है? इट इज़ एन इमर्जिंग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट स्टडीज कैंसर बायोलॉजी, ट्यूमर बिहेवियर एंड थेराप्यूटिक्स इन माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट इन स्पेस। यानी कि हम कैंसर के सेल किस तरीके से भी, अब जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना धरती पे, यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो हम उस सेल को देख सकते हैं एज अ 2D लेयर। ओके, लेकिन स्पेस में जब हम जाते हैं, जब ग्रेविटी कम हो जाती है और माइक्रो ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे कैंसर की बायोलॉजी, ट्यूमर के बिहेवियर और थेरापेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है स्पेस ऑन्कोलॉजी। इट लीवरेज द यूनिक स्ट्रेसर ऑफ आउटर स्पेस, प्राइमरीली माइक्रोग्रेविटी या कॉस्मिक रेडिएशन, टू अनलॉक इंसाइड इनटू कैंसर सेल बिहेवियर दैट आर इम्पॉसिबल टू डुप्लीकेट और ऑब्जर्व अंडर अर्थ ग्रेविटी। ओके, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? पहला होगा 3D ट्यूमर मिमिक्री, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी की वजह से जो कैंसर सेल ग्रो होते हैं इन अ फ्लैट 2 डायमेंशनल लेयर। ओके,
जबकि माइक्रोग्रेविटी में यानी स्पेस में दीज सेल विल नेचुरली एग्रीगेट इनटू 3 डायमेंशनल क्लस्टर एंड दीज 3D स्ट्रक्चर क्लोजली रिसेंबल हाउ रियल सॉलिड ट्यूमर ग्रो स्ट्रक्चरली एंड बिहेवियरली इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ओके, इसके बाद सेकेंड इज ऑल्टर्ड सेल सिग्नलिंग, बिकॉज यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी विल एक्ट एज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। ओके, दैट इज सेल सिग्नलिंग पाथवेज दैट अलाउ कैंसर सेल टू म्यूटेट, मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव द चेंजेस इन स्पेस। तो यहाँ पे जो सप्रेस पाथवे होगा इन ऑर्बिट, ये अलाउ करेगा रिसर्चर्स को टू आइसोलेट द एग्जैक्ट एंड क्रिटिकल जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर सेल सर्वाइवल ऑन द अर्थ। तो हम लोग एक बेटर इनसाइट देख सकते हैं इसके अंदर में, लेकिन ये एक डबल एज शॉर्ट की तरह भी होगा, बिकॉज जब हम धरती के एनवायरनमेंट के बाहर निकलते हैं आउटसाइड अर्थ प्रोटेक्टिव मैग्नेटोस्फीयर, द डीप स्पेस रेडिएशन इज सिग्निफिकेंटली हायर। ठीक है, इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी। दिस प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रॉम्प्ट जीन म्यूटेशन एंड सीवियरली इंक्रीज द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। दूसरा, एस्ट्रोनॉट की बायो मॉनिटरिंग, दैट इज स्पेस एजेंसीज एक्टिवली ट्रैक एस्ट्रोनॉट्स या टेलीमर्स। दीज ये टेलोमर्स होते क्या हैं? दे आर एक्चुअली हमारे क्रोमोसोम के ऊपर की जो एक प्रोटेक्टिव कैप होती है उसको कहा जाता है टेलोमर्स। टेलोमर्स हैव शोन टू लेंथन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट एंड रैपिडली शॉर्टन अपॉन रिटर्न, ए बायोलॉजिकल पाथवे हैविली लिंक टू बोथ एजिंग एंड ऑन्कोजेनेसिस। इसलिए आप जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितने ओल्ड दिख रहे हैं, वो होता है इस वजह से ये। ओके, तो यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्पेस ऑन्कोलॉजी है क्या। अगर आएगा एमसीक्यू तो इतना ही पूछा जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे थोड़ा सा, फिर मैं आपको वो जापान के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। वीपीएन प्रोवाइडर्स, मैंने भी वीपीएन यूज़ किया था अभी जब सरकार ने टेलीग्राम बैन किया था। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें से आप अपना वीपीएन ऑन कर दीजिए और आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी ऐप को जो ब्लॉक की गई हो बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो सेंटर अब यहाँ पे क्या कर रही है, इन वीपीएन प्रोवाइडर्स को भी कहा जा रहा है कि आप इस्टेब्लिश कीजिए एक लोकल प्रेजेंस इंडिया में और अपने की पर्सनल्स को भी अपॉइंट कीजिए, ताकि कल को अगर वीपीएन की मदद से कोई गलत काम कर जाता है तो उसको सरकार जिम्मेदार ठहरा सकती है। ओके, तो इसके लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है टू कर्टेल दिस। क्योंकि आपने टेलीग्राम बैन कर लिया या कभी आप व्हाट्सएप बैन कर लो, डजेंट मैटर, आप वीपीएन के थ्रू आराम से यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी चाइनीज़ ऐप जो बैन कर दी हो सरकार ने, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लास्ट ईयर क्या किया था हमारी जो सर्टेन टीम है, उसने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से कहा था कि आप स्टोर कीजिएगा अपना पूरा कंज्यूमर डेटा यहाँ पर, यानी कि जो इंसान वीपीएन के थ्रू कुछ एक्सेस कर रहा है उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या आईपी एड्रेस क्या है। ओके, लेकिन ये 2022 की ये जो गाइडलाइंस दी थी उससे भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं निकल पाए और लोगों ने आराम से जितनी भी ब्लॉग ऐप्स थी या ऑनलाइन कंटेंट था उसको एक्सेस किया। तो यहाँ पे वीपीएन प्रोवाइडर्स पर भी दो चीज़ें लागू की जाएंगी। फर्स्ट इज़ आपकी लोकल प्रेजेंस होनी चाहिए इंडिया में। सेकेंड इज़ कि आप एक लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट कीजिए यहाँ पर, जिससे गवर्नमेंट कांटेक्ट कर सके इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो यही जापान, और इसके बारे में भी एक बार और देख लेते हैं। इट इज़ मोटिवेटेड टू डीपन द मैरीटाइम एंड डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया का जापान के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी चलता है। ओके, यहाँ पे हमने एक जॉइंट रोड मैप तैयार किया है टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन रेजिलियंस इन सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस मटेरियल। हमने लॉन्च किया मिलकर एक इनिशिएटिव टू बिल्ड 1000 बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का अल्टीमेटली क्या है कि इंडिया का पूरा डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हमारे विलेजेस कितने रिच होंगे। ओके, और हमने इसके लिए एक लॉन्च भी किया था प्रोग्राम गोबर्धन पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1000 बायोगैस प्लांट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट बनाने की बात की गई है इंडिया जापान के बीच, ये ज़रूर आप अपने नोट्स में लिखिए, इसको हम आंसर में कोट ज़रूर करेंगे कभी ना कभी। ओके, इसके अलावा हाईटेक एरियाज में तो हम लोग कॉपरेशन कर ही रहे हैं, जैसे बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा हम लोग रेजिलियंस बनाने की कोशिश करेंगे इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एटसेट्रा। और गोल क्या है सबका एक ही गोल है, चाइना की मोनोपोली को टैकल करना इस फील्ड में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम इंडिया की बिड को सपोर्ट करेंगे इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इस IEA पर मैं आपको शॉर्ट नोट टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। ओके, इसके बाद हमारा महासागर विजन और इनका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी, दोनों बिल्कुल इंटीग्रेट होती हैं एक दूसरे से। चलो थोड़ा सा अब ना हम जापान वाले पे बात कर ही लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट में एक और आर्टिकल देखेंगे। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ट्राइलेटरल मैकेनिज़्म है हमारा जय का, हम इसको फिर से एलिवेट करना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि इसका फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा रहे और यूएस के जाने से इस पे कोई डिफरेंस ना आए, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको रिवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग को यूएसए का डोमिनेंस आने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग खुद रूल बना सकते हैं। यहाँ पर हम रूल मेकर बन सकते हैं, जबकि यूएस का जो एटीट्यूड था क्वाड में, इट वांटेड टू बी अ एजेंडा सेटर और बाकी 3 कंट्रीज उसको फॉलो करें, उसकी कोशिश यही होती थी। ओके, सो फर्स्ट इज़ वी नीड टू एलिवेट दिस जय। सेकेंड इज लेट्स डीकपल द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, दैट मीन्स इंडियन ओशन रीजन में इंडिया शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर या कह लीजिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जबकि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड आइलैंड चेन है उस पर फोकस कर सकते हैं फॉर पेट्रोलिंग एंड पुलिसिंग जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकंड इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना सके हम वाया मल्टी अलाइनमेंट। ओके, क्योंकि वॉशिंगटन का एटीट्यूड ऐसा था कि वो काफ़ी चीज़ें रिजिड रखता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो वाला एटीट्यूड ना अपनाए, रिजिड वाला, और एक दूसरे को वो ऑटोनमी दें कि हम लोग अगर दूसरे के साथ अलाइन भी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मेन गोल हैं हम उन पे से ना भटकें। फर्स्ट इज़ योर क्रिटिकल मिनरल्स। अब इस पर ज़रा फोकस कीजिए आप एक बार। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी सारे डिपॉजिट हैं लिथियम के, कोबाल्ट के। ओके, जापान के पास क्या है? उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और चाइना के बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी प्रोसेसिंग की भी बात करें ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, तो जापान उस पर अच्छा खासा वर्क कर रहा है उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। ओके, और इंडिया क्या ऑफ़र कर सकता है यहाँ पर? इंडिया ऑफ़र कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग स्केल, क्योंकि अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन, वो लेबर्स, वो स्किल्स, वो टैलेंट, लोग तो हमारे पास है ना। जापान की उतनी पॉपुलेशन है, उसके यहाँ ऑलरेडी कभी सुनामी कभी अर्थक्वेक आते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उतनी वर्कर्स नहीं है उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ओके, और ना ही उनके पास इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन हमारे पास उतना डोमेस्टिक कंजम्पशन का मार्केट भी है। तो क्रिटिकल मिनरल्स में ये तीनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री बनाती हैं हम तीनों को एक दूसरे के लिए, राइट। इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे अपने, लेट्स स्टैंडर्डाइज आर टैक्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर की असेंबली यूनिट सेटअप करने में, ठीक है, या क्लीन एनर्जी के हम जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, इन सब के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो क्वालिटी नॉर्म्स वगैरह होते हैं, उन सब को हम स्टैंडर्डाइज करें कि अगर हमारे यहाँ पर वो नॉर्म्स अप्रूव हैं तो वो आपके यहाँ भी अप्रूव है, क्योंकि गोल तीनों का सेम है कि चाइना का जो सप्लाई डोमिनेंस है उसको ब्रेक करना है। ओके, सेकेंड इज कॉड की जो पिछली मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया था, पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर, कि याद रखिएगा। एंड दूसरा कि हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर कोऑपरेट करेंगे सभी लोग। ओके, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर सकता है रेगुलेटरी एंड मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिया ज्योग्राफिकल एक्सेस, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो सबसे अच्छी है इनफैक्ट। ओके, तो हम लोग ये जो पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर है ना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिर्फ अपना ही नहीं, हम ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, या साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इनमें वो पोर्ट्स डेवलपमेंट और चीज़ें, मतलब हम लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करें ताकि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएँ, राइट। और तीसरा, को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जापान के पास भी वो टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया के पास वो रॉ मटेरियल्स है। अब जैसे जापान का रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए, जापान का टेक्नोलॉजी देखिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंसिंग देखिए, ऑस्ट्रेलिया के रॉ मटेरियल्स देखिए, लेकिन और इंडिया के पास सिर्फ यहाँ पे वर्क मिलने की देर है। ये तीनों चीज़ अगर साथ में कोऑपरेट होती है तो हम किसी भी तरह के को डेवलपमेंट कर सकते हैं सभी टेक्नोलॉजीज़ पे जो हमने ऊपर देखे अभी, ठीक है, वो एआई हो गया, जो भी हो गया वो सारी चीज़ें। जबकि यूएस में दिक्कत ये होती है कि उसके यहाँ पर बहुत सारे एक्सपोर्ट रेगुलेशंस बीच में आ जाते हैं,
कि ये शेयर करना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ या नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है। वहाँ पे जो भी डिसीजन इन लोगों ने लिया होता है उसको अप्रूव करवाना होता है पार्लियामेंट से। तो वहाँ पर किसी तरह का कोऑपरेशन दिक्कत देता है, लेकिन अगर ये 3 कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें, और बाकी आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ से उठा सकते हो जो जो डेवलपमेंट्स यहाँ हुए हैं, तो हम लोग जय को फिर से इवॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रोन डेलीवर्ड वेपन्स, वही हो रहा है, ड्रोन्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉपिंग वेपन्स एंड ड्रग्स इन पंजाब। और उसके अलावा मिशन की डिटेल ये किस पे शेयर करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स लाइक टेलीग्राम। तो गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत भी नहीं है जब कहती है कि इस पे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि हम सबसे ज़्यादा ई रिक्शाज में जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं, लिथियम आयन बैटरीज, कहाँ से ला रहे हैं हम, चाइना से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ ऐप थी जिनको आप इन बैटरी से कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी बैटरी कितना परफॉर्म कर रही है, किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन्हीं ऐप्स को यूज़ करके ये लोग शट डाउन कर दे रहे हैं बिल्कुल ई रिक्शा को, कि पूरा डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये एक और सिक्योरिटी का फीचर बना, इट इज़ प्राइमरली डिजाइन टू मॉनिटर द बैटरी पैरामीटर सच एज वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट इन रियल टाइम, बट इट इज़ नाउ मिस यूज टू डिसेबल द व्हीकल्स। ओके, तो ये दिखाता है कि चाइना से किसी भी तरह का ट्रेड क्यों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है हमें, जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज के रिस्पेक्ट में देखा था। ओके, कि पूरा डेटा हमारे डीआरडीओ का वहाँ जा रहा था चाइनीज़ के पास। ओके, यही चीज़ आप ई रिक्शाओं में देख लीजिए। तो थ्रेट अब एक दो तरह के नहीं है, ट्रेडिशनल थ्रेट से बहुत आगे बढ़ चुका है वर्ल्ड, अब कई तरह के अलग अलग थ्रेट्स आ रहे हैं। अभी फिर लेटेस्ट न्यूज़ आई कि सरकार ने ये ऐप हटवा दी है एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड फ़ोन से। टॉप कोर्ट वॉन्स अगेन अनरेगुलेटेड एआई यूज इन जुडिशियल रूलिंग, तो ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया। ट्रम्प्स कॉर्ड रिट्रीट ओपन डोर फॉर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया कि हमें इस चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत है। बट ऐसा कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, सो जस्ट रिलैक्स, बस मुझे आपको कुछ पॉइंट्स बताने थे। स्कैम एंड स्पूफिंग गवर्नमेंट कंसेप्ट ओवर व्हाट्सएप यूज़र नेम फीचर, अब यहाँ पे व्हाट्सएप भी वही करने जा रहा है जो टेलीग्राम कर रहा था। दैट मीन्स आप आईडी बनाकर वर्क कर सकते हो, आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें टेलीग्राम पे हो सकती हैं वो व्हाट्सएप पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा रुकिए, हम वैसे टेलीग्राम से परेशान हैं, आप इस पर पहले पूरी डिटेल दीजिए हमें, फिर इसको इंडिया में लॉन्च करना। तो अभी इंडिया में होल्ड पे डाल दिया गया है ये फीचर, ठीक है, अभी आपको नहीं मिलेगा। IT मिनिस्ट्री हैज़ गिवन व्हाट्सएप 3 days टू फर्निश ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस न्यू फीचर। द मैसेजिंग सर्विसेज लाइक टेलीग्राम एंड सिग्नल ऑलरेडी हैव सिमिलर फीचर्स। तो यहाँ पर फिर वही थ्रेड आता है कि जो गलत लोग हैं वो लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं फॉर इम्पर्सोनेशन। ये सब आपके काम का नहीं है, टेम्पल में डोनेशन किस तरह से होते हैं, क्या है, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कल मैं अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से कर नहीं पाया था, और मेरे कुछ मेंस 450 प्लस के लेक्चर और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे वो भी अधूरे रह गए। वो ये मैं आपके साथ जल्दी करवा दूंगा आजकल में। ओके, जस्ट थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।